नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। मुंबई में थोड़ी एयर क्वालिटी डाउन हुई है, इसके बारे में जानेंगे। मुंबई में जो वायु गुणवत्ता है उसके खराब होने का रीजन भी समझेंगे। लंबा समय से बताया जा रहा है कि जो मुंबई है इसमें जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है इसे मध्यम आकार का या फिर खराब रेटिंग, दो या तो मध्यम या तो खराब रेटिंग से इसे इंडिकेट किया गया है मुंबई में। नवंबर 2022 से लेकर जनवरी 2023 इसके बीच में जो मुंबई की वायु गुणवत्ता सूचकांक इसमें बताया जा रहा है कि 92 यानी 92 दिनों में जो 66 दिन है यानी 66 डेज तक मुंबई की जो वायु गुणवत्ता है वो या तो खराब रही है या तो बहुत ही खराब रही है। या तो खराब रही है बैड या तो वेरी बैड, यानी बहुत ही खराब रही है मुंबई की वायु गुणवत्ता। वहीं इसकी तुलना किया गया 92 दिनों में ही तुलना की गई दिल्ली से मुंबई की। तो दिल्ली में लगभग 79 दिनों तक जो एयर क्वालिटी है वो खराब रही। तो दिल्ली में इतना जो एयर क्वालिटी है उसके खराब होने का रीज़न क्या है? दिल्ली में रीज़न यही है कि जो ठंडी का मौसम है वहाँ पर, वही जो हरियाणा है, पश्चिमी यूपी है, पंजाब, वहाँ जो पराली जलाते हैं वहाँ से भी पोल्यूशन लेवल दिल्ली में आ जाता है। प्लस उसके बाद वाहन का पोल्यूशन लेवल आ जाता है। दिल्ली की अपेक्षा मुंबई में इतना कम क्यों है कि जो मुंबई का ज्योग्राफी है, जो उसका भूगोल है, उसके कारण मुंबई को कुछ लाभ मिल जाता है। तो कैसे मुंबई में पोल्यूशन लेवल कम होता है उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर देखिए, दिन के समय में जो मुंबई है इसका जो लैंड है ये गर्म हो जाता है। जब गर्म हो जाता है तो जो गर्म हवा है ये ऊपर उठना शुरू करती है। तो गर्म हवा ऊपर उठना शुरू करती है तो जो धरातल के नीचे है, जब नीचे से हवा ऊपर जा रही है तो नीचे कोई हवा कवर करने के लिए चाहिए। तो जो सी है, क्योंकि समुद्र तट पर मुंबई बसा हुआ है तो समुद्र से जो शुद्ध और प्राकृतिक हवा है ये आता है मुंबई की जो लैंड एरिया है वहाँ प्रवेश करना शुरू करता है। इस कारण जो मुंबई की एयर क्वालिटी है मेंटेन रहती है। वहीं नाइट के समय मुंबई में जो लैंड है, यानी कि जो लैंड एरिया है मुंबई की, वो हो जाती है ठंडी। जब ठंडी हो जाती है तो हवा क्या करती है, डाउन होना शुरू कर देती है। तो फिर वहीं जो सी वाटर्स है, समुद्र है जो, तो ये रात के समय में ये गर्म होना शुरू कर देता है। तो गर्म होता है तो इसका जो एयर है ये गर्म हवा ऊपर उठता है। उठने के बाद जैसे ही जब नाइट के समय हवा नीचे बैठना शुरू करती है तो वो जो सी वाटर्स यानी कि जो सी वार्मर्स यानी जो समुद्री हवा है ये आकर यहाँ पर नीचे मुंबई में बैठना शुरू करती है। तो मुंबई का जो लोकेशन है इसके कारण से, प्राकृतिक रीजन की वजह से मुंबई में जो एयर क्वालिटी है बहुत ज़्यादा मेंटेन रहती, बहुत ज़्यादा खराब नहीं होती दिल्ली के अपेक्षा। तो वायु गुणवत्ता सूचकांक है इसमें जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है इसमें क्या क्या शामिल किए जाते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होता है इसके द्वारा प्रबंधित वायु गुणवत्ता सूचकांक भारत में जो वायु गुणवत्ता का आकलन है और उसका जो संचार है उसके लिए महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में काम करता है। तो जो AQI है यानी कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है इसमें 8 अलग अलग प्रदूषक को शामिल किया गया है। इसमें 8 अलग अलग प्रदूषकों को ध्यान में रखकर एयर क्वालिटी इंडेक्स को जारी किया जाता है। तो इसमें पार्टिकुलेट मैटर यानी PM10 होता है, अब PM 2.5 होता है, प्लस उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड्स होता है, ओजोन होता है, अमोनिया होता है, लेड यानी कि सीसा होता है। क्या होता है? सीसा होता है। ये 8 प्रकार के जो प्रदूषक होते हैं इनको शामिल करके जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसको मेंटेन किया जाता है। अगर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 50 तक इसका स्कोर है तो एयर क्वालिटी को गुड कैटेगरी में रखा जाता है। वही 51 से 100 के बीच में इसका स्कोर है तो सेटिस्फैक्ट्री में रखा जाता है। 101 से 200 कैटेगरी में है तो मॉडरेट रखा जाता है। वही 201 से 300 की कैटेगरी में है एयर क्वालिटी इंडेक्स तो पुअर है। 301 से 400 के बीच में वेरी पुअर्स है। और फिर उसके बाद 400 से 500 के बीच में कंडीशन बहुत ही सीरियस यानी सेवर यानी गंभीर कंडीशन है। ये था इंडिकेशंस के बारे में। इससे संबंधित एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक के मान की गणना में सामान्यतः निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय गैस को ध्यान में रखा जाता है? यानी कि जब हमारे देश में सिटियों के जो एयर क्वालिटी इंडेक्स को जारी किया जाता है तो इसमें किन किन पॉल्यूशन को ध्यान में रखा जाता है?
कार्बन डाइऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन। तो यहाँ पर हो जाएगा कि यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये नहीं है, ये नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड था, अभी मैं देखा इंडेक्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड थे, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड्स। ये 3 इंडिकेटर्स तो है, लेकिन मीथेन और उसके बाद अमोनिया था, मीथेन और कार्बन CO2 ये नहीं है, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस है, ये दोनों ग्रीन हाउस गैस है। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये तीनों हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स में इनको शामिल किया जाता है। तो कौन सा विकल्प सही होगा, यानी कि पहला और पांचवा गलत है। जिसमें पहला है काटते हैं, जो एलिमिनेटर्स टेक्निक है उसके बारे में समझते हैं। पहला जिसमें है काट देंगे, इसमें पहला है, यहाँ पर पहला पांचवा है, यहाँ पर पहला पांचवा, इन विकल्प को काट देते हैं तो विकल्प बचता कौन है, बी। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा, बी। केवल 2, 3 और 4, केवल 2, 3 और 4। नेक्स्ट बढ़ेंगे। चीन ने ग्रेफाइट के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। चाइना ने इसको राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण इसका हवाला देते हुए चीन ने जो ग्रेफाइट्स है इसके उत्पाद और निर्यात दोनों को कम किया है, दोनों को ही कम कर दिया है, क्योंकि चीन दुनिया में प्राकृतिक ग्रेफाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। चाइना जो है ग्रेफाइट का पूरी दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है। जो वैश्विक लेवल पे जो सप्लाई की जाती है ग्रेफाइट की, 2/3 यानी कि 2/3 जो वैश्विक लेवल पर ग्रेफाइट की सप्लाई होती है वो चाइना के द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ब्राज़ील जैसे देश इसमें आते हैं। दुनिया के जो 95% से अधिक ग्रेफाइट का रिफाइन किया जाता है, 90% तक, 90% से अधिक जो ग्रेफाइट का परिष्कृत यानी रिफाइन किया जाता है वो अकेले चाइना के द्वारा किया जाता है, सोच लो। और बाकी ग्रेफाइट के तुलना में ग्रेफाइट के मामले में और देश कहाँ पर खड़े हैं। ग्रेफाइट के बारे में जानते हैं। ग्रेफाइट कार्बन का प्राकृतिक रूप जाने जाने वाला एक क्रिस्टलीय रूप है। यह ग्राफीन के परत, जो खड़ी परत है उससे बना होता है। मानक परिस्थितियों में ग्रेफाइट कार्बन का सबसे स्थिर रूप है, इसे कार्बन का सबसे स्थिर रूप माना जाता है। ग्रेफाइट एक खनिज है जो रूपांतरित और जो आग्नेय चट्टान है, ध्यान रखिएगा, जो रूपांतरित चट्टान होती है, जो आग्नेय चट्टान होती है, इसमें ग्रेफाइट मिलती है प्राकृतिक रूप से। ये बेहद नरम होती है, बहुत हल्के होते हैं। हल्का ही दबाव के कारण जो ग्रेफाइट होता है ब्रेक कर जाता है यानी टूट जाता है। और इसके जो विशिष्ट गुरुत्व है बहुत ही कम होते हैं, जो इसके गुरुत्व होते हैं बहुत ही कम होते हैं। ग्रेफाइट बिजली और गर्मी का अच्छा संवाहक है, यानी कि जो बिजली है उसको भी आसानी से पास करता है और हीट को भी आसानी से ये पास कर देता है। ये इतना चिकना होता है, हीरे से भी हल्का होता है, छूने में ही इसकी चिकनाहट फिसलन भरा होता है, ये फिसलता है, हाथ से टच करने में फिसलता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ध्यान रखिएगा, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरियों में, जो यानी कि इलेक्ट्रिक वाहन है उस बैटरियों में प्रमुख रूप से जो ग्रेफाइट है इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस बैटरी उद्योग में, यानी कि जो इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी है, इस इंडस्ट्री में ग्रेफाइट की भारी मांग के कारण इसका जो महत्व है काफ़ी अधिक है। इसलिए जो ग्रेफाइट है 2008 के बाद से वैश्विक स्तर पर जो ग्रेफाइट है इसके लिए बैटरी एंड यूज बाजार में 25 यानी कि 250%, 250% तक वृद्धि हुई है इसके डिमांड में। इसलिए चाइना का भाव और भी बढ़ गया है। नेक्स्ट, हाथ से मैला धोने की प्रथा, इस चर्चा में क्यों है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने हाथ से मैला धोने की प्रथा के कारण सीवर में सफाई के दौरान होने वाली मौतों पर दुख भी व्यक्त किया है और सरकारी अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। निर्देश जारी क्या किए हैं उसके बारे में पहले जानते हैं। पिछले 5 वर्षों में भारत में जो सीवर और सेप्टिक टैंक है इसकी सफाई करते हुए जो सफाई कर्मी हैं उनकी 347 से अधिक लोगों की जान चली गई है। इस पर दुख जताया सुप्रीम कोर्ट ने और बोला कि जिस परिवार के सदस्य की मृत्यु हुई है उसे 30 लाख रुपए तक अधिकारियों को मुआवजा सुनिश्चित किया जाना चाहिए और जो स्थायी रूप से विकलांग हो गए हैं उनके लिए 20 लाख रुपया मुआवजा दिया जाना चाहिए। जो अस्थायी रूप से विकलांग है उन्हें 10 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। अदालत ने यह भी कहा है कि हाथ से जो मैला धोने की प्रथा है उसको पूरी तरीके से खत्म करने की ज़रूरत है, उसको जोर दिया, क्योंकि भारत में 1993 यानी 1993 से ही आधिकारिक रूप से ऑफिशियल तौर पर जो मैनुअल स्क्वेंजिंग है यानी कि जो हाथ से मैला धोने की प्रथा है इसको बैन किया गया है। ये जो मैनुअल स्क्वेंजिंग है इसमें होते क्या है,
इसमें हो गए शुष्क शौचालय होंगे, जो शुष्क शौचालय होंगे उसे हाथ से साफ करना, जो खुली नालियाँ होंगे, सीवर होंगे, जो मानव का मल अपशिष्ट पदार्थ उसमें होते हैं उसको हाथ से सफाई की जाती है, तो उसके जो सफाई कर्मी होते हैं उसे मैनुअल स्क्वेंजर बोलते हैं। भारत में ऑफिशियल रूप से 1993 में ही इसे बैन किया गया है, लेकिन फिर भी ये प्रथा अभी भी चलती है। तो उससे जो जानी गई है 347 लोगों की, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश दिया गया है अधिकारियों को कि उन्हें जो मुआवजा है 30 लाख रुपए तक जिसकी डेथ हुई है उन्हें सुनिश्चित किया जाना चाहिए। स्थायी रूप से जो विकलांग है उसके लिए 20 लाख रुपए, और जो अस्थायी रूप से विकलांग हुआ है उसे 10 लाख रुपए तक दिया जाना चाहिए। वियना कन्वेंशन के बारे में जानेंगे, ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में भारत और कनाडा के बीच में जो विवाद चल रहा है, भारत और कनाडा के बीच में जो विवाद चल रहा है, तो कनाडा ने भारत के कुछ राजनयिकों को बाहर निकाल दिया है। अब भारत ने भी कनाडा के राजनयिकों को बाहर निकाल दिया है, बाहर का रास्ता पकड़ा दिया है। तो कनाडा ने वियना कन्वेंशन का हवाला दिया है। कनाडा का कहना है कि भारत वियना कन्वेंशन का उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि वियना कन्वेंशन के अंतर्गत जो राजनयिक होते हैं उन्हें विशेष रूप से छूट दी जाती है। तो भारत ने कहा कि जो वियना कन्वेंशन का अनुच्छेद 11.1 है, ध्यान रखिएगा, वियना कन्वेंशन का जो आर्टिकल 11.1 है उसके तहत भारत अंतर्राष्ट्रीय जो मानदंड है उसका उल्लंघन नहीं कर रहा है। ये भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा कहा गया है, जो भारत का एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है उसके द्वारा कहा गया है। क्योंकि इस अनुच्छेद में कहा गया है कि दो देशों के बीच में जो राजनयिक है उनकी संख्या बराबर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो भारत में जो कनाडा के राजनयिक थे वो एक्स्ट्रा थे, तो भारत ने कहा कि जो एक्स्ट्रा यानी कि जो अतिरिक्त राजनयिक है कनाडा के भारत में, वो भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे थे। इसका रीजन देकर भारत ने इसे बाहर निकाल दिया है। तो ये था वियना कन्वेंशन। तो वियना कन्वेंशन के बारे में और जानेंगे। 1961 में, ध्यान रखिएगा, 1961 में ऑस्ट्रिया के वियना में राजनयिक संपर्क और प्रतिरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मेलन द्वारा इसे अपनाया गया है। इसमें होता क्या है, इसे विशेष प्रकार के राजनयिकों की छूट रहती है। एक दूसरे देश में किसी भी अदालती कार्रवाई के दौरान इन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, इन्हें विशेष प्रकार की छूट मिलती है। दोनों देशों में इन्हें विशेष प्रकार की सुरक्षा दी जाती है, कहाँ पर, एक दूसरे देश में जहाँ पर राजनयिक रहते हैं। तो ये था वियना कन्वेंशन के बारे में। नेक्स्ट बढ़ेंगे, वीजा शॉपिंग के बारे में दिया है, ये चर्चा में क्यों है इसके बारे में जानेंगे। वीजा शॉपिंग की जो प्रथा है कई भारतीय राज्यों में लोकप्रियता हासिल कर रही है। जैसे भारत में राज्य है पंजाब, इसमें काफ़ी लोकप्रिय हुआ है वीजा शॉपिंग। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि वीजा शॉपिंग होता क्या है। यदि आपके पास किसी भी देश का वीजा है, जैसे खासकर यूरोपीय देश में जैसे आपके पास फ्रांस का वीजा है, अब फ्रांस आप गए, यूरोपीय महाद्वीप में फ्रांस गए, अगर आपकी इच्छा है कि आप जर्मनी भी घूम लो, इटली भी घूम लो, जर्मनी भी घूम लो, तो ये जो वीजा शॉपिंग है इसके माध्यम से आपको अतिरिक्त, यानी कि जर्मनी और इटली ये अलग देश हो गए, इसके लिए आपको अलग से वीज़ा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी कि जो आपका फ्रांस वाला वीज़ा है उस वीज़ा के माध्यम से ही आप इटली भी घूम सकते हैं, आप जर्मनी भी घूम सकते हैं, वहाँ पर जाके आप खरीदारी कर सकते हैं, अपने मनपसंद की जगहों पर आसानी से घूम सकते हैं। ये है वीजा शॉपिंग। नेक्स्ट बढ़ेंगे, घोस्ट पार्टिकल के बारे में दिया है। घोस्ट पार्टिकल्स यानी हिंदी में बोले तो भूतकण। चीन दुनिया के सबसे बड़े भूतकण, यानी कि जो पार्टिकल्स, यहाँ पर देखिए फिगर्स है, चीन दुनिया के सबसे बड़े घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर्स का निर्माण कर रहा है, जो दक्षिण चीन सागर में विशाल पानी के नीचे, यानी कि पानी के नीचे न्यूट्रिनो का पता लगाने के लिए एक दूरबीन है। ये जो घोस्ट पार्टिकल है एक दूरबीन है, जिसे अक्सर घोस्ट पार्टिकल यानी भूतकण के नाम से इसे जाना जाता है। इसका चाइना द्वारा नाम रखा गया है ट्राइडेंट। इसका चाइना द्वारा नाम क्या रखा गया है? ट्राइडेंट इसका नाम चाइना द्वारा रखा गया है। इस दूरबीन का जो घन है किलोमीटर तक फैला है, 7.5 घन किलोमीटर तक इस फैला हुआ है दूरबीन। और मौजूदा पानी के नीचे दूरबीनों की जो तुलना है उससे 10,000 गुना, ध्यान रखिएगा, 10,000 गुना अधिक सेंसिटिव इस ट्राइडेंट दूरबीन को बनाया गया है। किसके द्वारा? चाइना के द्वारा डेवलप किया जा रहा है दक्षिण चीन सागर में। यह है क्या? इसका नाम घोस्ट पार्टिकल, इसे अक्सर घोस्ट पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। ये किस चीज़ का पता लगाने के लिए इसे डेवलप किया गया है? चाइना का न्यूट्रिनो का। ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा, किसका पता लगाने के लिए? न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो है क्या? न्यूट्रिनो जिसे बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी कि उप
परमाणविक पार्टिकल्स यानी कि कण है जिसका द्रव्यमान बहुत ही कम होता है, जिसका द्रव्यमान जो न्यूट्रॉन है, जिसका न्यूट्रिनो है, जिसका द्रव्यमान बहुत ही कम होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता, न तो माइनस न तो प्लस, इस पर कोई आवेश या चार्ज नहीं होता है। ये अन्य कणों के साथ बहुत कम ही ढंग से संपर्क करते हैं, यानी कि जो न्यूट्रिनो होता है अन्य पार्टिकल के साथ जो इसका कांटेक्ट होता है मिनिमम होता है, बहुत ही कम होता है। इस कारण से जो न्यूट्रिनो है इसका पता लगाना काफ़ी मुश्किल होता है, न्यूट्रिनो का पता लगाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इस न्यूट्रिनो का पता लगाने के लिए साउथ चाइना सी यानी दक्षिण चाइना सी में चाइना के द्वारा घोस्ट पार्टिकल्स नामक एक घोस्ट पार्टिकल्स नाम से जाने जाने वाला ट्राइडेंट नामक दूरबीन यानी टेलीस्कोप का निर्माण चाइना के द्वारा किया जा रहा है, जो दुनिया के सबसे बड़ा घोस्ट पार्टिकल्स है। ये था इसके बारे में। नेक्स्ट बढ़ेंगे, सौर पैनल के बारे में दिया है, सौर पैनलों की स्टार लेवलिंग के बारे में दिया है। तो ये सौर पैनलों का जो स्टार लेवलिंग है वो होता क्या है, हाल ही में जो भारत सरकार है उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए और उच्च गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए स्टार लेबलिंग कार्यक्रम शुरू किया गया है। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। ये जो सौर पैनल्स हैं ये स्टार लेबलिंग में होगा क्या, जैसे उत्सर्जन है इसमें कमी आएगी। 2030 तक बताया गया है, 2030 तक का मानक रखा गया है कि स्टार सक्षम पैनल सालाना लगभग 30 मिलियन टन, जो 30 मिलियन टन होते हैं वो जो CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड से, इसका उत्सर्जन में कमी आएगी, इसके उत्सर्जन में कमी आएगी। भारत में ही निर्मित होंगे सौर पैनल्स और सौर ऊर्जा का और भी अधिक से विस्तार होगा। जो अपेक्षित भारत में रखा गया है कि 2030 तक अतिरिक्त यानी कि एक्स्ट्रा 200 गीगावाट सौर पैनल इसमें ऐड करने का अनुमान है, इसमें लगाया गया है। तो स्टार लेवलिंग के बारे में एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर फिगर में देखिए स्टार लेवल का मतलब होता क्या है कि जितना बड़ा पावर सेविंग गाइड है, स्टार मतलब होता है पावर सेविंग गाइड्स। 1 स्टार है, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। कितना स्टार है? 5 स्टार तक। स्टार रेटिंग का मतलब ये होता है कि जितना अच्छा स्टार रेटिंग है उतना ही अच्छा ये जो आपका सोलर पैनल होगा, उतने ही एनर्जी एफिशिएंस होगा, उतने ही अच्छा प्रोडक्ट्स होगा, उतने ही जो इसका BE होता है एनर्जी दक्षता रजिस्ट्रेशन होता है उसका एक नंबर इसमें दिया जाएगा। तो स्टार लेवल से आप इसकी गुणवत्ता जो है उसके बारे में पता कर पाएंगे कि ये हाई क्वालिटी का है। लेवल से पता चलेगा कि इसका स्टार अधिक है तो ये हाई क्वालिटी का है, उतनी ही ऊर्जा की हमारी बचत कर सकता है ये सोलर पैनल्स। ये था स्टार लेवलिंग का मतलब। नेक्स्ट है जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में दिया है। ये चर्चा में क्यों है? हाल ही में भारत सरकार की जो आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी है उसके द्वारा जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम चल रहा है, इसी के तहत उत्तराखंड में जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को शामिल करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार की जो आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी है। ये जो जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना है ये है कहाँ? उत्तराखंड का एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है नैनीताल। नैनीताल जिले में एक रिवर है जिसका नाम है रामगंगा रिवर्स। यहाँ पर देखिए गंगा की सहायक रिवर है, रामगंगा नदी है। इसकी भी एक सहायक नदी है जिसका नाम है गोला नदी। इस गोला नदी पर ही बनाया जा रहा है जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को, इसी पर डेवलप किया जा रहा है। किसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है? जो आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी है इसे मंजूरी दे दी गई है। यह जो बनाया जाएगा बांध, इससे जो सिंचाई होगी, जल विद्युत उत्पादन होगा, हल्द्वानी और उसके आसपास के पानी पीने के लिए भी इसका सप्लाई किया जाएगा। ये 14 मेगावाट का होगा। कितने मेगावाट का होगा? 14 मेगावाट का उत्पादन क्षमता होगी कि इतनी बिजली उत्पादन क्षमता इसके अंदर होगी। जो जमरानी बांध बनाया जा रहा है, कहाँ पर बनाया जा रहा है? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। रामगंगा है जो गंगा नदी की सहायक नदी है, रामगंगा नदी की सहायक नदी है गोला नदी, उस पर इस बांध को बनाया जा रहा है। तो ये था इसके बारे में। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में अगर जानते हैं, सिंचाई और जल दक्षता में सुधार पर यह केंद्रित है। जो सिंचाई है और जल की जो एफिशिएंसी है, दक्षता है, उसको सुधार करने के लिए इस परियोजना को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत इसे स्टार्ट किया गया है। वहीं पर जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना इस पहल में इसे शामिल होने वाली 7वीं योजना या परियोजना है, 7वीं परियोजना है जिसको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत इसको शामिल किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इतना याद रखिएगा, उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को डेवलप किया जा रहा है। आज के लिए इतना ही है। अगर मेरी न्यूज़ या जानकारी आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू।